क्या पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है? क्या पाकिस्तान अब एक झटके में अपना सारा कर्ज उतार देगा? पाकिस्तान अब दुनिया के गरीब देशों में नहीं बल्कि अमीर देशों में गिना जाएगा। दरअसल दो खबरें हैं जिनके बाद ये तमाम सवाल पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में इतना सोना मिला है जिसकी कीमत ट्रिलियन डॉलर में हो सकती है, और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। तेल गैस के भंडार पर हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, उसको लेकर तमाम कमेंट्स भी आए थे। अब इस एपिसोड में हम पहले पाकिस्तान में मिले सोने की खान के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे तेल और गैस भंडार के बारे में। कोशिश करेंगे आपको हर सवाल का जवाब दें। इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, ये पाकिस्तान में सोने का भंडार कहाँ मिला है और यहाँ कितना सोना है? क्या ये भंडार इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा? देखिए, जो खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया में छपी हुई, जो बातें हैं, वो हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर एक ज़िला है, उसका नाम है चगाई, और चगाई में एक सोने की खदान है जिसका नाम है रेको दिक। तो ये जो रेको दिक खदान है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खदानों में से एक है। मतलब इसकी जो गिनती है वो सोने की सबसे बड़ी खदानों में की जाती है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर इतना सोना है कि जो पाकिस्तान को इस पूरे कर्ज के दलदल से निकाल सकता है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यहाँ इतना सोना है कि पाकिस्तान जो है ट्रिलियन डॉलर इस सोने के जरिए कमा सकता है। इतना सोना है कि ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब एक अमीर देश बन सकता है। खास बात यह है कि इस पूरी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है सऊदी अरब ने, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं रेको दिक है कहाँ पर, और इससे जुड़ी जो बातें हैं वो आपको बता देते हैं। तो बलूचिस्तान, जैसा मैंने बताया, बलूचिस्तान में चगाई जिले के अंदर रेको दिक शहर के पास ये रेको दिक खदान है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ तांबे और सोने का भंडार है, ऐसा दावा किया गया है। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी श्रृंखला थी। एक यहाँ पर किसी जमाने में एक सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर अवशेष बचे हैं उस ज्वालामुखी के। अब वो सक्रिय नहीं है, अब वो वहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं फटता है, अब उस तरीके से वहाँ विस्फोट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर अभी एक अवशेष ज़रूर बचे हुए हैं। अब यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान यहाँ से दूर नहीं है। अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि यहाँ पर तांबे और सोने का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। यहाँ आधी सदी से ज़्यादा वक्त तक साल में 2 लाख टन तांबा और करीब 2.5 लाख औंस सोना उत्पादन करने की क्षमता है, ये माना जाता है। यानी अगले 50 सालों तक 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना हर साल निकाला जा सकता है। अब बलूचिस्तान की अब आप बात करते हैं तो ये देखते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान एक उस तरीके का हिस्सा है पाकिस्तान का जहां के लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानना चाहते। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में बहुत टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। बलूच लड़ाके अक्सर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते रहते हैं। वो उनका दावा है कि भाई हम उसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। उनका दावा है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। वही प्राकृतिक संसाधन, शुभम, जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वहाँ सोना है, वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके से मिनरल्स हैं, वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अभी वो तलाश नहीं किए गए, एक्सप्लोर नहीं किए गए। अब 1995 में रेको दिक खदान की पहली बार खुदाई की गई थी। 4 महीने के भीतर ही यहाँ से 200 किलो सोना और 1700 टन तांबा निकाला गया था। उसी वक्त जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि यहाँ 400 मिलियन टन गोल्ड यहाँ पर दफन हो सकता है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की हो सकती है। अब आप देखिए, पाकिस्तान के पास करीब 64-65 टन सोने का भंडार है।
जो पाकिस्तान का गोल्ड रिजर्व है वो करीब 64-65 टन का है। अब अगर आप उसमें देख लीजिए ये 400 मिलियन टन सोना जोड़ दीजिए तो यकीनन इतना सोना अभी तो फिलहाल किसी देश के पास नहीं है। जब हम भारत से तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि भारत के पास करीब 800 साढ़े 800 टन सोने का भंडार है। पिछले दिनों हमने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड भी किया था, भारत के पास कितना गोल्ड है और भारत का जो गोल्ड है ये कहाँ रखा हुआ है, ये तमाम बातें हमने उस एपिसोड में डिस्कस की थी। तो आप धन दनादन की प्लेलिस्ट में जाके उस एपिसोड को भी देख सकते हैं। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ये 400 मिलियन टन सोने की खबरें आई हैं और अगर इन खबरों को हम सच मान लें तो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे धनी देश बनने में, पाकिस्तान का पूरा कर्ज उतर जाने में मतलब कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये देखने वाली बात है, देखिए, क्योंकि जमीन के अंदर कितना सोना है जब तक वो निकलना आए तब तक आपके लिए कहना मुश्किल है। पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट है ARY न्यूज़, तो यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं रेकोदिक के बारे में कि यहाँ मार्क बिस्ट्रॉ जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बैरिक कंपनी के, वो ये बताती हैं कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर की खदानें हो सकती हैं, ये उनका कहना है। और 2028 तक वो ये बता पाएंगे कि यहाँ कितना सोना हो सकता है या कितना तांबा हो सकता है और उसकी क्वालिटी क्या है, और यदि ऐसा होता है तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके अंदर देखिए, मैं एक अरब न्यूज़ कई भी पोर्टल मेरे पास में यहाँ खुला हुआ है, वो ये बताता है कि ये सऊदी अरब इसके अंदर निवेश की योजना शुभम बना रहा है। तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जब तक के पूरी तरीके से एक्सप्लोरेशन ना हो जाए, जब तक के गोल्ड वहाँ से पूरी तरीके से निकलने ना लगे, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ गोल्ड की क्वालिटी क्या है और ये गोल्ड कितना हो सकता है और इसको निकालने में हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। कई बार देखिए, भारत के अंदर भी कोलार की खदानें हैं और वहाँ बहुत गोल्ड है, बहुत गोल्ड है, मगर हमें ये जानना होगा कि जब हम कोलार से सोना निकालते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। वहाँ जो खनन प्रक्रिया है वो बहुत आसान नहीं है, वो काफ़ी महंगी हमें पड़ती है। अब पाकिस्तान का ये जो रेकोदिक खदान है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी आसान है, कितनी कठिन है, आप इसको उसी तरह समझें कि हमने थोड़ा 5 फीट खोदा और 5 फीट के बाद हमें पानी निकल आया, या पानी की तलाश में हमें 70-80 फीट खोदना पड़ा। तो अगर इतना खोदना पड़े गोल्ड को निकालने के लिए जितना वो गहरी खदानें हैं, तो यकीनन वो गोल्ड हमें बहुत महंगा पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या उसे निकालना चाहिए, ये भी एक मतलब अपने आप में बड़ी बात है। शुभम सर, अब इससे एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, सऊदी अरब की आपने बात की कि सऊदी अरब की नज़र इस पर है। सर, वो खबर क्या है, सऊदी अरब की क्या बात है और ये जो खबर आ रही है सच कितनी है? ये देखिए, ये बिल्कुल सच है। ये ARY न्यूज़ पर भी ये खबर है और arabnews.com की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी ये खबर है। ये खबर हमें बताती है कि सऊदी अरब ने एक ऐसा ऑफर किया है कि भाई 15% जो भी खर्चा होगा उसका 15% हम दे सकते हैं, और 15% अगर हिस्सेदारी, मतलब वो उसमें 15% अपनी हिस्सेदारी चाहता है सऊदी अरब। इस पूरे जो भी खुदाई होगी, जो भी उसमें खर्चा आएगा, उसमें 15% अपनी हिस्सेदारी वो चाहता है कि इतना गोल्ड मेरे को भी दिया जाए। तो ये खबर है और ये बिल्कुल ठीक खबर है। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उसकी भी रिपोर्ट है जो ये बताती है हमें कि सऊदी अरब का जो सार्वजनिक निवेश कोष है, जिसको PIF कहा जाता है, तो रेकोदिक माइनिंग प्रोजेक्ट में 15% हिस्सेदारी सऊदी अरब खरीदना चाहता है। और सऊदी अरब ने खनन क्षेत्र के आसपास जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए अनुदान का भी प्रस्ताव दिया है। और पाकिस्तान को अगर ऐसा होता है, अगर सऊदी अरब वहाँ पर निवेश करता है, अगर वहाँ आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है जिससे खनन करना आसान होगा और खनन के बाद जो गोल्ड होगा उसको मैं कहूँ शिपमेंट के लिए ले जाना आसान होगा, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और पाकिस्तान अब इस पे एक समिति बनाएगा और
इसके बाद ये समिति अपनी सिफारिशें पाकिस्तान की सरकार को देगी। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार अंतिम फैसला करेगी कि क्या सऊदी अरब को इतना हमें अपने पोर्शन जो है वो देना है, हिस्सेदारी देनी है या नहीं देनी है, ये हमें तब पता चलेगा। इस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की भी निगाहें बनी हुई हैं। अब ये जो डील होगी दोनों देशों के बीच में, ये किस तरीके की डील होगी, ये देखने वाली बात है। जो रिपोर्ट है ARY न्यूज़ की रिपोर्ट, ये कहती है कि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट है वो $5 बिलियन का होगा और माइनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये होगा, और ये अगले साल जून तक इस निवेश को किया जाएगा। और ये देखिए, एक शुभम, इसमें हमें ये देखना होगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सिर्फ इस पे अकेले पाकिस्तान का हक नहीं है या सिर्फ इस पे सऊदी अरब का हक नहीं हो सकता है। रेको-दिक खनन परियोजना का जो 50% स्वामित्व है, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक कंपनी का नाम ले रहा था, बैरिक गोल्ड का मैंने नाम लिया था, जिसके बारे में अरब न्यूज़ और ARY न्यूज़ पे छपा भी है। तो बैरिक गोल्ड के पास इसका 50% स्वामित्व पहले से मौजूद है। बाकी जो 50% है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सरकारों के बीच में बटा हुआ है, एक देश की सरकार और एक राज्य की सरकार। अब 2023 में, जनवरी 2023 में बैरिक गोल्ड और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह तय हुआ था कि अग्रिम रॉयल्टी और तमाम अन्य चीजें ये बलूचिस्तान को मिलेगी। इसका एक टाइम टेबल सेट कर दिया गया था। अब बलूचिस्तान के लोग परियोजना से लाभ लेना शुरू करें, बलूचिस्तान के लोगों को वहां रोजगार मिले, बलूचिस्तान में खुशहाली आए, बलूचिस्तान इससे फायदा ले, ये बलूचिस्तान के लोगों ने तय किया, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने तय किया। लेकिन अब पाकिस्तान इससे कितना मुतमईन है ये देखने वाली बात है। और जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पाकिस्तान सरकार बैरिक गोल्ड और इस जो ये बलूचिस्तान के बीच में करार हुआ इससे बहुत खुश नहीं है। और 7,500 लोगों को रोजगार मिलने की जो उम्मीद थी वो मामला भी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है कि वो वहां पे इतने लोगों को रोजगार मिल पाएगा। शुभम जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जी कि ये जो पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है इसमें कितना गोल्ड हो सकता है, और सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहे हैं अलग अलग, है ना, इसमें कितनी सच्चाई सामने है, कितने झूठे हैं और कितने सही अपने आप को साबित कर रहे हैं? देखिए, जो रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी खदान में $1 अरब का निवेश करेगा। जो मैंने बताया ना कि आपको सऊदी अरब निवेश करेगा, तो रिपोर्ट ये कहती है कि $1 अरब का निवेश करने का वो प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन जो समझौते की शर्तें हैं वो क्या होंगी, और मतलब ये समझौता होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस रूप में होगा, पाकिस्तान को इसका कितना फायदा होगा, बलूचिस्तान को इसका कितना फायदा होगा और सऊदी अरब को इसका कितना फायदा होगा, ये मतलब भविष्य की बात है। और जो बैरिक गोल्ड है उसको कितना फायदा होगा ये भी तभी पता चलेगा। देखिए, पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं सोहेब चौधरी, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों से इस खान के बारे में बात की, तो लोगों ने कई अलग अलग तरीके की बातें कही। लोगों ने मतलब अपनी ही सरकार को लेकर तमाम सवाल उठाए और ये कहा कि भाई अगर मतलब हम अपने खदान से गोल्ड निकालने के लिए हमें सऊदी अरब की जरूरत क्यों है? सऊदी अरब हो या बैरिक गोल्ड हो, वो अगर पाकिस्तान में आके खदान में से गोल्ड निकाले और उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को मिले और बाकी वो लोग लेके चले जाएं, तो ये क्या पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो क्या सोचती है, मैं चाहूंगा कमेंट जरूर करें, बताए हमें कि क्या ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो सोना निकले उसको बैरिक गोल्ड या सऊदी अरब उसमें हिस्सेदारी ले, कितना इसमें होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम बताए। बिल्कुल, क्योंकि सही बात है सर, अगर पोर्शन गोल्ड का पाकिस्तान के इलाके में और कहीं दूसरे देश आते हैं तो जो बंटवारा होगा उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान जरूर होगा। अच्छा सर, ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब ये बात करते हैं कि जो तेल और गैस का भंडार मिलने की खबरें सामने आ रही हैं, ये कहाँ मिला है और कितना भंडार ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सामने निकला है पाकिस्तान के लिए? जी देखिए,
मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में हमने पूरा सब कुछ बताया है, तो अगर आपने हमारा वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। लेकिन अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो मैं आपको यही बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ पाकिस्तान को कितना ये तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला है। देखिए, रिपोर्ट्स ये कहती हैं, रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान की समुद्र के अंदर ये एक बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार मिला है, और ये इतना बड़ा भंडार है कि पाकिस्तान अपनी पूरी गरीबी से निकल सकता है, पाकिस्तान अपना पूरा कर्ज चुका सकता है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल सकते हैं, पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान की जितनी आवाम है उनके पास एक अच्छा खासा पैसा आ सकता है अगर पाकिस्तान को ये खजाना मिल जाता है तो। अब देखिए, दो चीजें हो गई यहां पर, एक पाकिस्तान का गोल्ड, एक पाकिस्तान का तेल गैस, और सोचिए अगर दोनों ही मिल जाएं तो क्या हो। बिल्कुल। तो लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को चाहिए $5 बिलियन का निवेश, यानी $5 अरब का यहां निवेश कौन करेगा, ये एक बड़ी बात है शुभम, क्योंकि दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा ऑयल और गैस का रिजर्व होने का यहां अनुमान तो है, लेकिन ये मिलेगा तब जब यहां एक्सप्लोर किया जाएगा, और वो एक्सप्लोर किया कब जाएगा, जब पाकिस्तान के पास $5 अरब अमेरिकी डॉलर होंगे। और वो कब होंगे, जब या तो कोई कंपनी आए और वो वहां खुदाई करे, या पाकिस्तान के पास इतना पैसा हो। अब पाकिस्तान के पास तो वो तो है नहीं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा, वो कुछ देशों से बात कर सकता है, कुछ कंपनियों से बात कर सकता है कि आप आए हमारे यहाँ पर, आप इस तेल और गैस को ढूंढें, आप आए हमारे यहाँ गोल्ड को ढूंढें, और बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इतना स्टेक देंगे, तब जाके ये जो एक्सप्लोरेशन है पाकिस्तान के अंदर होगा। तब उसके बाद जाके हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान को इसका फायदा कितना हुआ। अभी जो हमें फायदा दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान को वो कुछ उससे मिल ही ना पाए, ऐसा तो नहीं कि जो सारा फायदा है वो दूसरे देशों को चला जाए, वो कंपनियों को चला जाए और पाकिस्तान के हाथ कुछ ना आए। तीसरी थ्योरी ये है कि पाकिस्तान में ये कुछ मिला ही नहीं है। पाकिस्तान को जो IMF से पैसा चाहिए उसकी किस्त अभी तक रिलीज नहीं हुई है, और उसके लिए पाकिस्तान केवल ऐसा दिखावा कर रहा है, झूठ कर बोल रहा है, और पाकिस्तान के पास हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरीके की कई रिपोर्ट बीच बीच में सामने आती रही हैं जो ये दावा करती रही हैं कि पाकिस्तान को ये मिल गया, पाकिस्तान को वो मिल गया, लेकिन अभी तक कंक्रीट स्थिति कुछ भी पूरी तरीके से नहीं पता चली है शुभम। बिल्कुल सर, लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे खजाने की बात हो रही है, उसको ढूंढने की बात हो रही है, मान लीजिए कोई देश आ जाता है, वो अपना पोर्शन बोल देता है कि हम मान लीजिए 15% स्टेक पे आपके साथ हैं, खजाना मिल गया तो एक अलग बात है, अगर खजाना नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में क्या दोनों देश, मतलब जो उनको लॉस हुआ है वो भी आपस में बंटवारा करेंगे, या फिर क्या होता है इसके बारे में? देखिए, बात अगर हम यहाँ करते हैं तो देखिए, पाकिस्तान, अभी दो ही देश हैं जो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो हमने देखा कि काफ़ी ठीक हैं। और इसके बाद में एक सऊदी अरब है जिससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीद है, और वहाँ की एक कंपनी है, अरामको कंपनी नाम है उसका, और वो दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है। वो कंपनी क्या पाकिस्तान की मदद करेगी? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट केवल हो जाता है और वहाँ से वो चीज़ें नहीं निकलती, वो मिनरल्स नहीं निकलते जिसकी उम्मीद थी, तब क्या होगा? ये कई सवाल हैं। और अगर ऐसा होता है कि चीन और पाकिस्तान का केवल यहाँ निवेश हो जाए और यहाँ से कोई फायदा उन्हें ना हो, तो क्या वो देश इसके एवज में कुछ लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसा कहा जाता है कि जब BRI प्रोजेक्ट बना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट बना, चीन ने एक सड़क बनाई जिसके जरिए चीन अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। वो सड़क पाकिस्तान से होकर गुजरती है। पाकिस्तान ने तमाम दावे किए कि हम आपके यहाँ विकास करेंगे, हम आपके यहाँ डैम बनाएंगे, हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, आपके लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों को चीन ने नौकरी दी? क्या पाकिस्तान में वो विकास हो पाया जिसका चीन ने दावा किया? क्या पाकिस्तान में वो बांध बन पाए जिनके लिए चीन ने वायदा किया था? तो पाकिस्तान की सरकारों को ये बात सोचनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर तब इन्होंने ऐसा नहीं किया और इनका जो कर्जा है वो हमारे ऊपर चढ़ गया, अब ऐसा तो नहीं कि दोबारा ऐसा हो जाए
और इस बार चीन के साथ साथ सऊदी अरब का भी कर्जा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के मार्केट को चीन ने कैप्चर किया अपने सामान को लेकर, उसकी स्थिति सभी के सामने है। सर, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्ज की। पाकिस्तान पर कुल कितना कर्ज है, इसमें चीन का कर्ज कितना है? एक सवाल ये भी है कि आईएमएफ से पाकिस्तान कितना पैसा ले चुका है। ये तो पूरी स्थिति बनी हुई है। हम पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं कि उसको अगर ये सोने मिल जाता है, अगर ये गैस और उसका भंडार मिल जाता है, तो सारा कर्ज से पाकिस्तान को मुक्ति हो जाएगी। तो वो टोटल कर्ज कितना है और आईएमएफ अभी तक जो वादे पाकिस्तान को कर रहा है, तो कितने कर्ज तक वो वादे कर रहा है? देखिए, अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट बताती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो विदेशी कर्ज है ये 124.5 अरब डॉलर है। यानी पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 42% विदेशी कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। हालांकि आईएमएफ से पाकिस्तान को कुछ पैसा मिला, चूंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई तो आईएमएफ के जरिए उसको धीरे धीरे किश्तों में पैसा मिलने लगा ताकि पाकिस्तान दिवालिया ना हो। लेकिन आईएमएफ की कुछ कड़ी शर्तें होती हैं। जब वो किसी देश को पैसा देता है तब उसकी कई तरीके की शर्तें होती हैं जिनको पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, सारे लोगों को पता है ये बात। और ये रेट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये आईएमएफ की शर्तों के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान में कर्ज लेना बहुत महंगा है, बैंक से लोन लेना बहुत महंगा है, और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये आईएमएफ की शर्तों के अंदर आता है। पाकिस्तान की जितनी भी आर्थिक जो परेशानियां हैं उनको निपटने के लिए बहुत सारे नियम और कानून पाकिस्तान की सरकार को मानने होंगे जो आईएमएफ के द्वारा बनाए गए हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार उन नियम कानूनों को मानती है तब तो ठीक है, अगर पाकिस्तान की सरकार उन नियम कानूनों को ही नहीं मानेगी तब तो परेशानी हो जाए। तो सर, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि अगर इन शर्तों की वजह से अब पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं, तो फिर तो कभी वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग बाजार में खर्च नहीं कर पाएंगे, तो जो डिमांड और सप्लाई वाला है वो तो यहीं खत्म हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा नहीं होता शुभम। देखिए, यहाँ पे एक अलग तरीके की स्थिति लागू होती है। वो ये कि पाकिस्तान मतलब लोग उस तरह ना करें कि वो अपने शौक को, अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए कर्ज लेने लगें। हमारे यहाँ कहावत चलती है, कर्ज लेके घी पीना। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप कर्ज लेके अपनी विलासिता को पूरा करें। आप कर्ज लेके कार खरीद लें, आप कर्ज लेके गाड़ी खरीद लें और आपके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, बाद में आप कहते हैं अरे मैं तो दिवालिया हो गया। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है ताकि वही आदमी कर्ज ले जिसको वाकई उसकी जरूरत है। जो आदमी चुकाने की क्षमता रखता है वही आदमी कर्ज ले, ऐसा ना हो तमाम लोग कर्ज लेने लगे। दूसरी बात, देखिए, पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज है कि जहां से सरकारों को बहुत भारी भरकम रकम टैक्स के रूप में मिलती है। तो यदि पाकिस्तान की जनता के ऊपर थोड़ा ये टैक्स का भार है, लेकिन इससे पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिलता है। अब आईएमएफ से पाकिस्तान को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अप्रैल में ही मिली थी। ये जो बीता अप्रैल है 2024, यहाँ पे ही ये मदद मिली थी। और अब उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको 1.20 लाख करोड़ यानी करीब 1,20,00,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में इसको मदद मिली थी। इसके बावजूद जो सरकार है वहां की, वो ये मान रही है पाकिस्तान की कि हमें अभी भी और विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए और अपने घरेलू हालातों को बेहतर बनाने के लिए हमें आईएमएफ के कर्ज की जरूरत है। अब पाकिस्तान की जब आप स्थिति देखते हैं तब आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है। वहां ईंधन आयात करने में बहुत भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ता है। अब आप जब पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान एक उस तरीके का देश है कि जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जिसके पास खेती किसानी की ज़मीन की कमी नहीं है। आप देखिए, वहाँ पहाड़ भी हैं, वहाँ रेगिस्तान भी है, वहाँ पर जंगल भी हैं, वहाँ नदियाँ भी हैं, वहाँ पे प्लेन इलाका भी है, वहाँ समंदर भी है। तो पाकिस्तान एक प्रकृति ने उसे अपने वरदान से नवाजा है, मैं ये कहूँगा। उसके बावजूद पाकिस्तान में ट्रैवल से जो पैसा आता है, ट्रैवल के थ्रू जो पैसा आता है, लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पे पैसा अपना खर्च करते हैं, वो बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक आतंकवाद का ठप्पा लगा हुआ है। जो विदेशी लोग हैं
अब देखिए, भारत के लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे क्या? घूमने के लिए चाहे जितना मन हो, पर वो थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, मगर अपने सबसे पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें शायद डर लगेगा, कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान को लगाम लगानी पड़ेगी अपने फौज के ऊपर, पाकिस्तान को लगाम लगानी पड़ेगी आईएसआई के ऊपर, पाकिस्तान को लगाम लगानी पड़ेगी आतंकवाद के ऊपर, तब जाके पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर की स्थिति सुधर सकती। तो पाकिस्तान टूरिज्म से पैसा कमा सकता है, पाकिस्तान अपने प्राकृतिक संसाधनों से पैसा कमा सकता है, पाकिस्तान तेल और गैस से पैसा कमा सकता है, पाकिस्तान गोल्ड से पैसा कमा सकता है, पाकिस्तान इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान का बासमती चावल बहुत मशहूर है दुनिया में जी। बासमती चावल से वो लाखों रुपया कमाता भी है। तो पाकिस्तान अपनी खेती किसानी के जरिए पैसा कमा सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ सकते या पाकिस्तान की हालत नहीं सुधर सकती। पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है बशर्ते वहां की सरकार चाहे। जी बिल्कुल, बशर्ते वहाँ की सरकार चाहिए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही सर, क्योंकि माहौल सही होता है तो कारोबारी कारोबार करने के लिए वहाँ पर आते हैं, और जब कारोबारी आते हैं तो नए बहुत सारे आपके सामने संसाधन खुल जाते हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो देश की इकोनॉमी को लेकर हो। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पाकिस्तान को नया कर्ज मिल जा पाएगा? जो आईएमएफ से जो हम बात कर रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आईएमएफ जानबूझकर, सर एक यहाँ पर एक शब्द है जानबूझकर, पाकिस्तान को कर्ज देने में देर कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, $7 अरब का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को दिया जाना है। आईएमएफ इतना पैसा पाकिस्तान को देगा, $7 अरब जी। और पाकिस्तान के जो मतलब इस पे एक मंजूरी बाकी है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी अभी बाकी हुई है। तो पाकिस्तान को कर्ज दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसको लेके 25 सितंबर को एक मीटिंग होगी। अगर उस मीटिंग में इस पे मोहर लग जाती है कि पाकिस्तान को हमने जितने नियम कानून बताए थे, पाकिस्तान उन नियम कानूनों का पालन कर रहा है और इसको नया कर्ज हम दे सकते हैं, तब वो कर्ज दे दिया जाएगा, और नहीं तो वो कर्ज नहीं दिया जाएगा। और ये जो कर्ज है ये 37 महीनों में दिया जाएगा। 37 महीनों में $7 अरब का ये कर्ज दिया जाएगा। अब जो पाकिस्तान के ऊपर जो तमाम शर्तें हैं, इसमें एक शर्त ये भी है, जो खेती से टैक्स मिलता है वो टैक्स को 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाए, और बिजली के बिल पे जो लोगों को वहां सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। तो जो फ्रीबीज हैं, एक तो उनको बंद किया जाना चाहिए, ये आईएमएफ ने कहा है, और दूसरा ये जो खेती के ऊपर वहां टैक्स लगता है उसको 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाना चाहिए। अब यहां पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आईएमएफ जानबूझकर ये जो बेल आउट पैकेज है इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है, ये इन्होंने रोक रखी है। इन्होंने ये कहा कि मैं पिछली सरकार में 11 महीने तक मंत्री था और रिव्यू होते रहे। मेरा ये मानना है कि वो यानी कि आईएमएफ वाले ये चाहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, तो हमारे जितने राजनेता हैं इनको इस बात से सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तान जब दिवालिया होने के करीब था तब भी जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, और वो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आरोप है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का। अब पाकिस्तान के ऊपर ये जो मतलब आरोप पाकिस्तान की तरफ से एक इनके नेता की तरफ से लगाए गए हैं आईएमएफ के ऊपर, मगर आईएमएफ का अपनी बिल्कुल अलग चीजें हैं। पाकिस्तान की आरोप चाहे जो हो, लेकिन क्या आईएमएफ किसी देश के इशारे पे चलता है? क्या आईएमएफ ऐसे ही पाकिस्तान को वो पैसा उठा के दे दे $7 अरब के, लो भाई इसको भी आतंकवाद में खर्च कर दो, इसको भी अपने सेना के ऊपर लुटा दो, इसको भी अपने मजे के लिए आप खर्च कर लो, इसको भी भ्रष्टाचार के जरिए आप अपने स्विस अकाउंट में पैसा डाल लो? ऐसा थोड़ा ही है। आईएमएफ जब किसी देश को पैसा देता है तो वो ये चाहता है कि इस जो पैसे का सही इस्तेमाल है वहां के गरीब जनता तक हो। पाकिस्तान की सड़कों पे हमने देखा कि लोग आटे के लिए तरस रहे थे, दूध के लिए तरस रहे थे, वहां के जो गलियों में बच्चे हैं वो भूख से तड़प रहे थे, उन तक वो पैसा जाना चाहिए। आईएमएफ यही चाहता है, और इसी के लिए उसने ये तमाम कड़ी शर्तें भी रखी हैं कि ऐसा ना हो कि ये जो पैसा है इसको इन्होंने बहुत हल्के में ले लें, और उसके लिए वो बहुत सारी कड़ी शर्तें होती हैं, तभी जाके पाकिस्तान इस निकल पाएगा कर्ज के चक्रव्यूह से। बिल्कुल सर, अब आईएमएफ ने जो अपने एक रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो उसके अंडर ही रहेगा, और पाकिस्तान को कर्ज देगा तो पहले वो सभी टिक मार्क जो होते हैं वो होने चाहिए।
अब सर चलते चलते एक बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि ये जो उसकी सारी परेशानियां हैं, कर्ज को लेकर, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, ये सब खत्म हो जाए। ये जो इसका पूरे विश्व में बातें चल रही हैं, IMF के सामने जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के सामने जाता है, ये सब ना जाए और फ्री हो जाए एकदम। जी देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये रिपोर्ट है, जून 2024 तक 71,245 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहा है और 2020-21 में 17.2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था और 23-24 में ये घटकर 9.3 अरब डॉलर पर आ गया है। यानी पाकिस्तान के पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, पाकिस्तान के पास डॉलर रिजर्व नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार उनका ना के बराबर है। और अच्छा देखिए, वहां की जो करेंसी है वो गिरती जा रही है, रुपया जो है पाकिस्तान का वो डिक्लाइन हो रहा है। अब वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आप बात करें IMF का कितना कर्ज है, तो IMF से 23 बार कर्ज ले चुका है पाकिस्तान। IMF की रिपोर्ट ये कहती है 12 सितंबर 2024 तक पाकिस्तान पर 6.15 अरब डॉलर का कर्ज है और IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है पाकिस्तान। पहले नंबर पर अर्जेंटीना है और दूसरे नंबर पर मिस्र है, तीसरे नंबर पर यूक्रेन है, चौथे नंबर पर इक्वाडोर है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की चुनौतियां बहुत सारी हैं, मगर अगर पाकिस्तान वाकई इस कर्ज के चंगुल से निकलना चाहता है तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह आप सोचिए शुभम, हमें क्या करना होता है? हमें करना उसमें यह होता है कि हम सबसे पहले अपने खर्चे कम करें, अपनी कमाई को बढ़ाएं। तो खर्चे कम होंगे, हमारी कमाई बढ़ेगी, हम अपने खर्चों पे लगाम रखेंगे और अपनी कमाई को बढ़ा लेंगे, तब हम अपने कर्जों को उतार सकते हैं। तो पाकिस्तान को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हम जो निर्यात है उसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपने निर्यात को बढ़ाएगा तो यकीनन वो ज्यादा कमाएगा। दूसरी बात यह, पाकिस्तान अपने खर्चे कम करे। खर्चे कम किस तरीके से किए जा सकते हैं? अभी पाकिस्तान को यह चाहिए कि बहुत ज्यादा वो अपनी डेवलपमेंट की परियोजनाएं न लेकर आए। पाकिस्तान की सरकार अभी सब्सिडी ना बांटे, पाकिस्तान की सरकार अभी फ्री बिजली न दे, पाकिस्तान की सरकार अभी जो पेट्रोल और डीजल है उस पर किसी प्रकार की कोई छूट ना दे, किसी प्रकार का VIP ट्रीटमेंट लोगों के साथ ना हो। तो जब आप इन तमाम चीजों पे पाबंदी लगाते हैं, इनकी रोकथाम करते हैं, तब आप ये देखेंगे कि आपके खर्चे कम हो गए हैं, आपकी जो आमदनी है वो बढ़ गई है। और जब आप इन दोनों चीजों में आगे बढ़ जाते हैं तब आप धीरे धीरे अपने कर्ज को उतारना शुरू कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में जो कर्ज के जाल में फंसा हुआ होता है वो इसी तरह कर्ज से बाहर आ सकता है। तो यदि पाकिस्तान की सरकार भी ऐसा करेगी, पाकिस्तान के लोग अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान का कर्ज पूरी तरीके से शुभम उतर जाएगा। और हाँ, हम जो तेल और गैस की बात करते हैं, हम जो गोल्ड की बात करते हैं, और अगर ये दोनों रिसोर्स पाकिस्तान के पास वाकई हैं और उतनी ही मात्रा में हैं जितना दावा रिपोर्ट्स में किया गया है, तो फिर पाकिस्तान के जो दिन हैं वो वाकई अच्छे आ जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे दिनों को कोई रोक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, ये अब आने वाला समय बताएगा सर कि जो आपने सारी बातें कही कि पाकिस्तान को ये स्टेप अपने उठाने होंगे, अपने खर्चे कम करने होंगे जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ जाए। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। आपने हमारे दर्शकों के हर एक सवाल को, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उसको जानकारी दे दी होगी, सवाल का जवाब दे दिया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।